मैं BL सोडा ग्रामोत्थान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय रहेगा संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो सबसे पहले उसमें एक प्रस्तावना आती है। उसके बाद जैसे जैसे अपने संविधान के अंदर आगे बढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे भाग अपने पढ़ेंगे, जैसे 22 भाग है तो क्रम वाइज उनको पढ़ते चलेंगे। आज अपने विशेष जो फोकस रहेगा वो संविधान की प्रस्तावना पर रहेगा। अब प्रस्तावना को सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना, एक तो यही आता है नाम प्रस्तावना, और इसका जो दूसरा नाम किताबों में या दे रखा है उसको बोलते हैं उद्देशिका। उद्देशिका भी इसको कहा जाता है। कई बार नाम आ जाता है प्रस्तावना या उद्देशिका। इंग्लिश वर्ड देखें तो अपने इसका नाम चलता है प्रीएम्बल, PREAMBLE, प्रीएम्बल। तो इंग्लिश वर्ड भी आता है। तो ये तीनों का अर्थ एक ही है, या तो प्रस्तावना कहो, उद्देशिका कहो या प्रीएम्बल कहो। अब प्रस्तावना है क्या, दरअसल ये देखेंगे अपने कि प्रस्तावना का तात्पर्य क्या है। तो जब भी कोई भी संविधान बनता है, किसी भी देश से जब अपना संविधान अंगीकृत करता है, तैयार करता है, तो उस संविधान में एक प्रस्तावना जोड़ा जाता है। प्रस्तावना किसी भी संविधान का एक दर्शन होता है जिसको अपने कहते हैं। अब दर्शन का तात्पर्य क्या है भाई, किसी दर्शन का क्या मतलब है। तो जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग होते हैं, जो संविधान विशेषज्ञ होते हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, उन लोगों की मंशाएं क्या थी, उन लोगों की इच्छाएं क्या थी, उन लोगों की भावनाएं क्या थी। तो ये हमें इस संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है कि हमारे जो संविधान के विशेषज्ञ थे, या अपने जिसको बोलते हैं संविधान सभा, तो हमारी जो संविधान सभा थी या जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उनकी मंशा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उस बात का जहाँ उल्लेख होता है, उसका विवरण जहाँ होता है, उसको अपने बोलते हैं प्रस्तावना। तो ये प्रत्येक देश के संविधान में होता है। तो भारत भी एक अन्य से अलग नहीं है, भारत की भी एक प्रस्तावना है। तो उसके बाद अपने पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर प्रस्तावना का अपने देखें कि भी प्रस्तावना का इतिहास अगर पढ़े, अपने प्रस्तावना कहाँ से आई है, तो अपने पढ़ते हैं अमेरिका का संविधान। सबसे पहले अमेरिकी संविधान आया था। अमेरिका का संविधान जो है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, और भारत ने भी वहीं से प्रेरित होकर ये जो प्रस्तावना जो शब्द है वो वहाँ से अपने लिया है। तो ये मूल रूप से हमने अमेरिका से लिया है, या जिसको अपने शुरुआत में कहें तो अमेरिका का जो संविधान है वहाँ पर प्रस्तावना का वर्णन मिलता है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका जो ये संविधान है, उस प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है या प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है प्रस्तावना की भाषा। ये देखना, दो अलग अलग प्रश्न है। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, एक तो ये प्रश्न है। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट, प्रस्तावना का विचार कहाँ से है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की जो भाषा है, अभी हम देखेंगे प्रस्तावना की किस प्रकार भाषा है, उसके अंदर जैसे पढ़ेंगे हम भारत के लोग, फिर जैसे कोमा वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसका हमें कहाँ से ध्यान आया, तो वो हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये है हमारा प्रस्तावना का इतिहास। अब हम देखते हैं प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना जो होती है या उद्देशिका जो होती है, उसमें मोटे तौर पर अपने देखें तो 3-4 बातों का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर होता है। सबसे पहले देखो कि जो हमारा संविधान बनेगा या जो हमने संविधान बनाया है, उस संविधान को शक्ति, जिसको मानते हैं शक्ति, किसने दी उसको, या जो हमारी सरकार है या हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसको शक्ति किसने प्रदान की। तो अपन लिख सकते हैं शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत क्या है, ये जिस बात का उल्लेख होगा जहाँ पर, उसको पढ़ते हैं अपने प्रस्तावना में। एक तो ये बात का उल्लेख होगा। दूसरा, हमारी जो सरकार होगी या हमारी जो राज्य की, जो हमारे जो देश की व्यवस्था होगी, उसकी नेचर किस प्रकार की होगी, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो अपने इसमें लिख सकते हैं भी राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होगा। राज्य का स्वरूप, इसका ये दूसरा बिंदु इसमें चलेगा प्रस्तावना के अंदर।
शक्ति का स्रोत कहाँ से आएगा, राज्य का जो स्वरूप है वो किस प्रकार चलेगा, और राज्य जो है हमारी राज व्यवस्था है, हमारी जो सरकार है, उसके उद्देश्य क्या होंगे। यानी ये भी इसका उल्लेख होता है कि जो हमारी राज व्यवस्था चलेगी, राज व्यवस्था के उद्देश्य ये कहाँ होंगे या क्या होंगे, उसका उल्लेख हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है। चौथा अगर हमने देखें तो इसमें आ जाता है कि प्रस्तावना जो हमारा संविधान कब से लागू होगा, या संविधान लागू होने की जो तिथि दी होती है, संविधान लागू होने की तिथि जहाँ पर दे रखी है उसको अपने बोलते हैं संविधान की प्रस्तावना में ये हमारे को दिया। तो मोटे तौर पर अपने 4 बातों का इस संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर उल्लेख पड़ेंगे। संविधान का जो शक्ति दे रखी है उसका स्रोत क्या है। तो जब अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें जब शुरुआत में अपने पढ़ते हैं हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द आता है सबसे पहले, हम भारत के लोग। देखो यहाँ से अपने को पता लग जाएगा, ये सबसे पहले लाइन आती है प्रस्तावना के अंदर, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि जो हमारा संविधान बना वो भारत के लोगों ने बनाया है, यानी भारत की जनता। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो संविधान की शक्ति का स्रोत है या हमारी जो सरकार है उसकी अंतिम जो शक्ति है वो किस में निहित होगी, तो इसमें निहित होगी कि जो हम भारत के लोग हैं। तो हमने सीधा कह सकते हैं भी शक्ति का स्रोत क्या रहेगा, तो इसमें अपने लिख सकते हैं भारत की जनता। क्या रहेगा, भारत की जनता जो है वो भारतीय संविधान, भारतीय सरकार की शक्ति का अंतिम स्रोत रहेगा। पहली बात ये ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न आता है कि भारत की जो सरकार है या भारत का जो संविधान है उसमें सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च जहाँ भी नाम आएगा भारत की जनता जो है वो सर्वोच्च मानी जाती है। और दूसरा जो प्रश्न आता है कि हमारे जो राज्य है, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, उसका स्वरूप किस प्रकार रहेगा। तो यहीं से हमें पता लगेगा, देखो हम भारत के लोग से यहाँ पता लगा हमें भारत की शक्ति का स्रोत है, भारत के संविधान कौन बनाएंगे, भारत की जनता बनाने वाली है। उसके बाद जो राज्य का स्वरूप, हम भारत के लोग भारत को, देखो अब प्रश्न आता है यहीं से, भारत को एक संपूर्ण, ये शब्द हमारे को याद करने पड़ेंगे, इनका मीनिंग हमारे को समझना पड़ेगा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये अपने आप में एक विशेष शब्द है भी, प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब है कि ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य जो मामले होते हैं उसमें पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र होता है, तो उसे अपने कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व। तो भारत अपने आंतरिक और जो बाह्य मामले हैं उनको लेने में, उनके निर्णय लेने में भारत अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो सबसे पहले तो बात क्या रहेगा, यहाँ पर एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा, या ये लिख सकते हैं अपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये शब्द देखो इसकी नेचर रहेगी, राज्य की हमारी नेचर किस प्रकार की रहेगी, समाजवादी रहेगी, ये विशेष ध्यान रखना है। नेचर क्या रहेगी हमारी, समाजवादी। लोकतंत्रात्मक, ये शब्द देखो यहीं पर आएंगे सारे, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इन 3-4 शब्दों को देखते हैं अपने, देखो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसी के साथ एक शब्द चलता है पंथ निरपेक्ष। ये 4 शब्द अगर अपने देखें तो हमारे राज्य का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है कि हमारा देश, हमारा भारत देश किस प्रकार है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है यानी स्वतंत्र है, अपने आंतरिक और बाह्य मामले जो निर्णय होते हैं उनको लेने में स्वतंत्र रहेगा। समाजवादी है, इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी भारत के पास संसाधन रहेगा उसमें किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। समाजवादी जो रहेगा वहाँ पर सिस्टम ये होता है कि जो भारत के या जो राज्यों के संसाधन होते हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण न रहना, पूरे भारत की जनता का नियंत्रण रहना, या सामान्य शब्दों में सरकार का नियंत्रण।
तो जहाँ सरकार का नियंत्रण होगा वो कहते हैं समाजवादी। लोकतंत्रात्मक, देखो भारत अपने कहते हैं भारत लोकतंत्र है, सीधी सी बात है, अपने कहते हैं भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो भारत लोकतंत्र है ये तो हमें पता है। ये लिखा हुआ कहाँ पर है, तो ये देखो एक प्रस्तावना में लिखा हुआ मिलेगा आपको, और कहीं भी ये जो लोकतंत्र शब्द है हमारे को कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। लोकतंत्र आप जानते हैं, गणराज्य, एक देखो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक है लोकतंत्र और एक है गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं, देखो ऐसा शासन, ऐसी व्यवस्था जो लोगों के द्वारा संचालित हो, लोगों के लिए संचालित हो, उसको अपने कहते हैं लोकतंत्र। गणराज्य, गणराज्य भी देखो अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार गणराज्य का अर्थ स्पेशल पूछ लेता है, गणराज्य किसे कहते हैं। तो गणराज्य एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ का जो मुखिया होता है वो निर्वाचित होता है, न कि मनोनीत। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, न कि मनोनीत, ये हमें ध्यान रखना है। तो जहाँ निर्वाचित होता है वहाँ पर होता है गणराज्य, और जहाँ पर मनोनीत होता है वहाँ पर राजतंत्रात्मक सिस्टम चलता है। तो भारत एक गणराज्य है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि देखो भारत विविधताओं भरा देश है, भारत में बहुत सी जाति के, बहुत सी धर्मों के लोग निवास करते हैं। उन लोगों के जो आपसी संबंध हैं वो किस प्रकार होंगे, किस प्रकार संचालित किया जाएगा, वो उसके अंदर भारत जो सरकार है या जो हमारा देश है या हमारी जो संघ सरकार है वो उसके अंदर निरपेक्ष रहेगी। निरपेक्ष का मतलब किसी का पक्ष न लेना, न भारत धर्म का पक्ष लेना, न व्यक्ति का पक्ष लेना। जहाँ धार्मिक मुद्दे आते हैं वहाँ पर राज्य क्या हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ पंथ निरपेक्ष, न कि धर्म विरोधी। धर्म विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी अलग सिस्टम होता है, धर्म विरोधी नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब भेदभाव न करना, एक धर्म के साथ दूसरे धर्म के साथ इस प्रकार भेदभाव नहीं करना। जैसे हमारा यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई है, किसी एक धर्म के उत्थान के लिए ऐसे नहीं है भी हमने किसी एक धर्म का उत्थान करने के लिए राज्य विशेष सहायता देगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर वो सहायता देगा तो सभी को ही देगा, ऐसे नहीं भी किसी एक धर्म को देगा। तो ऐसा हमारा पंथ निरपेक्ष जो राष्ट्र हमारा भारत देश है, तो ये हमारे राज्य का स्वरूप है, ये शब्द निर्धारित करते हैं। आपको प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तो हो गया इसका नेचर। अब बनाने के लिए यहीं से लिख देता हूँ मैं। अब हमारा चलेगा उद्देश्य क्या है, हमारे जो संविधान बनाया हमने, हमारे जो संविधान के निर्माता थे उनका उद्देश्य क्या है, उनकी मंशा क्या थी, वो हमें प्रस्तावना देखने से ही पता चलेगा। हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइनें याद कर लेनी है आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा, अब यहाँ से दोबारा चालू हो जाएंगे, तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसके, यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं समस्त नागरिकों को, देखो एक तो आता है न्याय। न्याय में यहाँ 3 शब्द लगाए गए हैं। न्याय में 3 शब्द है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 शब्द ये चलेंगे। यानी जो भारत के संविधान निर्माता थे उनका उद्देश्य क्या था कि भारत के जो नागरिक हैं सामाजिक न्याय उनको उपलब्ध करवाया जाएगा, उनके साथ आर्थिक न्याय किया जाएगा, उनको राजनीतिक न्याय जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है, तो जैसे जैसे हम संविधान में आगे बढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगी। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अगर बात करें अपने, तो हम जब संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जो हमारे DPSP जो है उनको अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो भावना है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो हम जो भारत के लोगों को क्या देंगे, न्याय देंगे। न्याय भी कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद हम स्वतंत्रता देंगे, इसी के अंदर लिखा हुआ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में कर रखा है। सबसे पहले देखो
प्रस्तावना पढ़ेंगे कैसे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार, देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। क्या दिया गया है? विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ ही साथ हमें दिया गया है समानता, जिसको આપણે लिख सकते हैं समता। समता में क्या रहेगा? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा व अवसर, अवसर की समानता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए ये हमारे संविधान के उद्देश्य रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रतिष्ठा व अवसर। देखो अवसर का मतलब होता है जो हमारे पास किसी भी व्यक्ति है तो उसके पास कोई भी अवसर आए तो उसमें सरकार जो है या देश जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। अवसर की समानता हम आगे जो हमारे मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बिंदु आएगा, वहाँ भी अपने पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 है इसका, तो उसमें अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब और क्या लिखा हुआ है? न्याय दे दिया, स्वतंत्रता दे दिया, समानता प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, उन सब का मतलब जितने भी भारतीय लोग हैं उन सब में क्या होना चाहिए? क्या व्यक्ति की राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, बंधुता, भाईचारा, ये सारे शब्द हमारे को संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे भी। राष्ट्र की एकता और अखंडता का विशेष ध्यान रखना है। जो बंधुता भाईचारा, इसका मतलब जो भारत के नागरिक है वो आपस में क्या करेंगे? मिलजुल कर रहेंगे। ऐसी संविधान की क्या है? मंशा है। तो ये हमारे संविधान की अभी तक प्रस्तावना चली है यहाँ तक। उसके बाद संविधान लागू होने की तिथि दे रखी है, ये जो संविधान है हमारा लागू कब से होगा। तो मैंने बताया भी था आपको, संविधान हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950। कब होगा? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। अगर अपने ये तो अपने जैसे मान लो ईस्वी सन की बात करते हैं, ईस्वी सन है ये। और अगर अपने विक्रम संवत जो हमारे भारतीय जो हिंदू जो धर्म आते हैं उनके अंदर अपने विक्रम संवत को महत्व देते हैं, तो यह आपने इसको कह सकते हैं हमारी जो तिथि है उसका तिथि का क्या वर्णन दिया गया है। तो तिथि भी दे रखी है, मिति, मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, विक्रम संवत 2002 को ये हमारे विक्रम संवत के अनुसार अगर तारीख देखें तो ये तारीख रहेगी। मार्गशीर्ष देखो महीना हो गया, जैसे हमने ना चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ये वगैरह महीना आते हैं। चैत हो गया, बैसाख हो गया, जेठ हो गया, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, इस प्रकार महीने आते हैं। तो ये महीना हो गया। उस महीने में 2 पक्ष चलते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है ना, जिसको बोलते हैं एक पूर्णिमा और एक अमावस्या वाला सिस्टम होता है। तो इसके अंदर शुक्ल पक्ष आ गया। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तारीख होगी, जैसे एक कम दू जैसे चलता है वैसे बोला सप्तमी। और विक्रम संवत कौन सा रहेगा? 2002 को हमारा संविधान क्या करते हैं। अब संविधान के जो अपने लागू कर रहे हैं तो उसमें 3 शब्द आते हैं। देखो, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की पूर्ण प्रस्तावना रहेगी। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता अखंडता बंधुता भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2002 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की पूर्ण प्रस्तावना रहेगी। तो मैं इच्छा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इस पूरी प्रस्तावना को याद करेंगे, शब्द टू शब्द चलना है उसमें, तो ये आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद संविधान से जो हमारी प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। अभी संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। देखो, सबसे पहले हमें संविधान समझना है तो हमें संविधान पूरा एक बार देखने की आवश्यकता रहेगी। उससे पहले अगर हमारे दिमाग में ये प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट तैयार है, हमारे दिमाग के अंदर है, तो हम जो हमारा संविधान है उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे और संविधान को हम जल्दी सीख पाएंगे, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप प्रस्तावना को भी साथ ही साथ में याद किया करें। उसके बाद है प्रस्तावना का महत्व क्या है। हमारे इस संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हमारे संविधान में क्यों रखा गया, ये एक महत्वपूर्ण विषय आता है। देखो, संविधान जहाँ भी आता है हमारा प्रस्तावना का महत्व देखते हैं अपने कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है। तो महत्व के अंदर हमारा संविधान, देखो इसकी कहते हैं कि इसकी आलोचना भी की जाती है कई बार कि हमारा जो संविधान है वो क्लिष्ट भाषा उसकी जो है ना बहुत क्लिष्ट है, या ऐसे कह सकते हैं इसको, कई आलोचक ऐसे भी कहते हैं भी हमारा संविधान वकीलों का संविधान है, ऐसे भी कहा जाता है क्योंकि उसकी जो भाषा है उसकी क्लिष्ट है, वो जन सामान्य जो लोग होते हैं उनको वो जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो जो हमारी प्रस्तावना है उसका मूल उद्देश्य तो ये रहता है कि जो हमारा जो संविधान में अगर कहीं समझने में उसको परेशानी हो रही है, संविधान की भावना को समझने में परेशानी हो रही है, या संविधान में कहीं लगती है हमारे को संदिग्धता है, या किसी शब्द के बारे में हमारे को लगता है भी उसकी संदिग्धता है, तो हमारी प्रस्तावना का महत्व इसी में है कि उस संदिग्धता को इस प्रस्तावना के माध्यम से दूर किया जाए। यानी इस प्रस्तावना को देखो, आप प्रस्तावना में क्या भावना है उस भावना के अनुसार आप उस आर्टिकल के अनुसार काम कीजिए। पहला महत्व तो यही है। इसी महत्व को रेखांकित करते हुए, इसके महत्व को, प्रस्तावना के महत्व को रेखांकित करते हुए कुछ कथन है, कथन कह देते हैं अपने, कई लोगों ने टिप्पणियां की है, ऐसे टिप्पणी भी कह सकते हैं, कथन या टिप्पणी। कुछ लोगों ने टिप्पणियां की है कि भी हमारी जो प्रस्तावना है उस पर उन लोगों की टिप्पणियां क्या क्या है, तो वो अपने देखते हैं टिप्पणी। सबसे पहले आते हैं अर्नेस्ट बार्कर का नाम आता है। देखो, याद रखना है अपने को, अर्नेस्ट बार्कर एक संविधान विशेषज्ञ है, महत्वपूर्ण संविधान विशेषज्ञ है। उन्होंने जो हमारी प्रस्तावना है उसको क्या कहा है, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी कहा है। कुंजी का मतलब क्या था, की, जिसको बोलते हैं चाबी अपने यहाँ। कुंजी का मतलब क्या था, जैसे ताला खुलता है, ताले के लिए अपने को चाबी चाहिए होती है, उसी प्रकार अगर हमारे को संविधान को पढ़ना है, संविधान को खोलना है, संविधान को भावनाओं को समझना है, तो हमें प्रस्तावना को समझना पड़ेगा। ये अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार है। एक हमारे संविधान सभा के सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव का नाम लिया जा सकता है। ठाकुरदास भार्गव ने जो हमारी प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा। देखो, मनुष्य एक चलता फिरता ढांचा है, कब तक, जब तक उसमें आत्मा नहीं है। जब हमारे संविधान की हमारे संविधान में प्रस्तावना ही नहीं होगी तब तक हमारा संविधान सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ऐसा मानना है ठाकुरदास भार्गव का। तो ये आप दो कॉन्सेप्ट तो विशेष रूप से याद रखें। अर्नेस्ट बार्कर का कथन आता है संविधान की कुंजी कहा है इसको, और ठाकुरदास भार्गव संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को इन्होंने कहा है। तो ये दो कथन आप विशेष ध्यान रखें। कई बार ये भी पूछ लेता है, तीसरा एक आता है कथन, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का कथन भी आता है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो मैंने बताया था आपने, संविधान सभा के एक सदस्य थे, जो हमारी प्रारूप समिति उसके भी एक सदस्य थे, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। उन्होंने क्या कहा है, जो हमारी प्रस्तावना है उसको राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना क्या है, राजनीतिक जन्म कुंडली। जिस प्रकार हम अपनी जन्म कुंडली देखते हैं उसी प्रकार आप अगर संविधान को देखना है तो उसको, इस प्रस्तावना को आपको आवश्यक रूप से देखना पड़ेगा। तो इन कथनों से माध्यम से हम इसकी प्रस्तावना को भी समझ सकते हैं
तो ये संविधान, इसकी प्रस्तावना का महत्व आप देखेंगे। कथन टिप्पणी जरूर देखें एक बार, ये कई बार इनमें से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है जो हमारा ये जो प्रस्तावना है, इस पे विवाद भी हुए हैं कई बार। तो इन विवाद में मुख्य रूप से 2-3 विवाद आते हैं अपने, तो उन 2-3 विवादों पे भी अपना चर्चा करेंगे जो प्रस्तावना से संबंधित हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मामले उठे थे। तो सबसे पहला विवाद आता है बेरूबारी का मामला। विवाद देख लेते हैं, प्रस्तावना से संबंधित विवाद। हमारे संविधान में प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना से संबंधित विवाद उठे हैं जो समय समय पर, तो उन विवादों का भी हमारे को ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न। एक तो आता है बेरूबारी मामला, बेरूबारी विवाद कह सकते हैं, बेरूबारी विवाद। ये मामला 1960 का है, 1960 का मामला है, बेरूबारी विवाद 1960। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। निर्णय क्या आया इसमें? संविधान में निर्णय जो दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये कई बार दिया जाता है भी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये किस विवाद में कहा गया था? तो बेरूबारी विवाद आया था 1960 में। उसके बाद आया था एक दूसरा विवाद आया था गोलकनाथ विवाद। ये देखो, भारतीय अगर अपने संविधान पढ़ रहे हैं या भारतीय राजनीति को अगर समझना है तो बहुत सारे कुछ सारे विवाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ 5-10 विवाद ऐसे महत्वपूर्ण हुए हैं जो अगर अपने गहराई से पढ़ लेते हैं तो अपने को भारतीय राजनीति की जो व्यवहारिक पृष्ठभूमि है वो भी साथ साथ में समझ में आ जाएगी। गोलकनाथ विवाद, ये गोलकनाथ विवाद एक विवाद उठा था वर्सेज में लिख देता हूँ इसको, पंजाब राज्य के खिलाफ में था ये, पंजाब स्टेट। 1967 का मामला है, 1967 का गोलकनाथ विवाद वर्सेज पंजाब राज्य। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य कर लेते हैं। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य विवाद 1967 के अंदर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें क्या कहा गया कि जहाँ भी हमारे को संविधान की भाषा में क्लिष्टता दिखे, संदिग्धता दिखे, वहाँ प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है। तीसरा इसमें आया था और सबसे महत्वपूर्ण आया था तीसरा विवाद और सबसे महत्वपूर्ण विवाद आया था अपना 1973 के अंदर, जिसको अपने पढ़ते हैं केशवानंद भारती। ये भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण और ऐसे कह दीजिए भाई सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, ये सारा मामले में अपने आता है केशवानंद भारती वर्सेज भारत सरकार के खिलाफ में हुआ था ये मामला। तो ये जो मामला है 1973 का है, 1973 का 1973। इस समय देश की प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी जी थे। केशवानंद भारती वर्सेज, यहाँ एक 13 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ गठित की गई थी। 13 न्यायाधीश थे और भारतीय इतिहास में अब तक सबसे बड़ा जो है यही संवैधानिक पीठ गठित की गई थी। उसमें से 7-6 से एक निर्णय आया था। तो उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और जहाँ संविधान का भाग होता है उसमें संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। तो ऐसा मामला आया। अब संविधान जब भी ये निर्णय दिया गया 1973 में, तो संविधान में एक प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया। ये संशोधन अपने को महत्वपूर्ण याद रखना है। एक मात्र संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में जिसको अपने पढ़ते हैं 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये अपने को याद रखना है, प्रस्तावना से संबंधित है। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये तीनों शब्द याद रखने हैं आपको। एक तो जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द कौन सा था? समाजवाद, सोशलिज्म जिसको बोलते हैं। दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष।
और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया वो कौन सा था? अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जो संविधान प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें अब तक मात्र एक ही संशोधन किया गया है, तो जो कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किए गए। ये 3 शब्द आपको जरूर याद रखने हैं, हटाया कुछ भी नहीं है, 3 शब्द जो है वो नए जोड़े गए। यानी हमारी जो मूल प्रस्तावना थी पहले वाली, जो मूल प्रस्तावना, यानी जब हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, उसको बोलते हैं मूल प्रस्तावना। तो मूल प्रस्तावना में ये आपको 3 शब्द देखने को नहीं मिलेंगे, और जो 1976 के बाद में, यानी इस संशोधन के बाद में आप देखोगे प्रस्तावना, तो उसको आप में 3 शब्द आपको ये दिखाई देंगे। इस प्रकार आज हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट हम कल अगले वीडियो में हम भारत के राज्य क्षेत्र पर विशेष चर्चा करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहें, ताकि हम आपको भारत के संविधान से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है वो उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद।